Good evening students. Now we continue our chapter 17 विद्युत चुंबकीय तरंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंगों में अभी तक हम लोगों ने मैक्सवेल की गणितीय समीकरणें पढ़ी, उसके बाद में हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ा, उनके गुणों का अध्ययन किया। आज हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता क्या है? हम ये कहते हैं कि कुछ ऐसी तरंगों का समूह होता है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति की होती हैं, या यूं कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों जैसी ही होती हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगे ही होती हैं। तो उन तरंगों का जो समूह होता है उस समूह को हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब यहां पर जब हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंतर्गत हम बात करते हैं जैसे रेडियो तरंगों की, हम बात करते हैं सूक्ष्म तरंगों की, हम बात करते हैं अवरक्त तरंगों की, हम बात करते हैं पराबैंगनी तरंगों की, हम बात करते हैं प्रकाश तरंगों की, हम बात करते हैं गामा किरणों की। तो ये सारी की सारी जो किरणें हैं, ये सारी की सारी जो तरंगें हैं, ये सब किसका भाग हैं? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग है। किसका भाग है ये? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग है। यानी ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की ही समान होती हैं, उन्हीं के समान गुण दर्शाती हैं, और ये एक दूसरे के सापेक्ष सिर्फ तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के रूप में भिन्न होती हैं। बाकी सारे गुण इनमें कैसे पाए जाते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों के। किसी भी दिए गए माध्यम में अगर हम इन तरंगों की बात करते हैं तो ये समान वेग से गमन करती है, इनके वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता। सिर्फ परिवर्तन कहां पर आता है? आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में। तो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के आधार पर हम यहां पर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को समझने की कोशिश करते हैं। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का जो हम पहला भाग लेते हैं, फर्स्ट जो तरंग लेते हैं, वो हम तरंग लेते हैं रेडियो तरंगे। फर्स्ट हम ले रहे हैं यहां पर रेडियो तरंगे, इनको कहते हैं हम रेडियो वेव्स। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है? हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे हैं जो त्वरित आवेश के कारण से उत्पन्न होती है। यानी अगर आवेश त्वरित रूप से गति करेगा तो आवेशों की त्वरित गति के कारण से जो तरंगे उत्पन्न होगी उन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो रेडियो तरंगे जो हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही रूप है। तो यानी यहां भी आवेशों की त्वरित गति होनी चाहिए अगर ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणधर्म दिखा रही है तो जब हम रेडियो तरंगों की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि रेडियो तरंगे चालक तारों के रूप में हम जैसे एंटीना की बात कर सकते हैं। एंटीना आप लोगों ने देखे होंगे, एंटीनास के अंदर इस तरह से संरचनाएं होती हैं। एंटीना की इस तरह से जो बनी हुई होती है एंटीना की संरचना कुछ, और इधर भी बनी हुई होती है। इस तरह से कुछ एंटीना होता है जहां पर यहाँ पर चालक तारों की कुंडलियां होती है, एल्यूमिनियम की कुंडलियां होती हैं। तो हम यहां पर ये कहते हैं कि जो रेडियो तरंगे होती है वो चालक तारों, और चालक तारों में भी कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं हम? एंटीना। तो यहां पर जो विद्युत रेडियो तरंगे हैं वो चालक तारों, जैसे एंटीना में चालक तारों के त्वरित आवेशों के कारण से उत्पन्न होती है। एंटीना जो चालक तारों के रूप में है उसमें जो आवेश है वो जब त्वरित रूप से गमन करते हैं तो फिर ये रेडियो तरंगे वहां पर उत्पन्न होती है। ठीक है। अब इनके जनन के लिए, यानी रेडियो तरंगों को उत्पन्न करने के लिए, इनकी उत्पत्ति के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग ही किया जाता है, जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है एलसी दोलित्र। कौन होता है यहां पर? एलसी दोलित्र, जिसे हम ऑसिलेटर कहते हैं। ठीक है। इस एलसी दोलित्र में एल होता है आपका प्रेरकत्व और सी होता है आपका संधारित्र। ठीक है। तो यहां पर होता क्या है कि यहां पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। प्रेरकत्व पे पहुंचा तो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, संधारित्र पे पहुंचा तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगातार दोलन करते रहते हैं। एक बार पूरा विद्युत क्षेत्र बन गया, चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो गया, एक बार पूरा चुंबकीय क्षेत्र बन गया, विद्युत क्षेत्र शून्य हो गया। तो इस तरह से एलसी के अंदर क्या होते रहते हैं? क्षेत्रों के दोलन होते रहते हैं, और इन दोलनों के कारण से वहां से जो तरंगे प्रोड्यूस होती है, वहां से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, उन तरंगों को हम रेडियो तरंगे नाम देते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि रेडियो तरंग उत्पन्न करने का उपकरण कौन सा, तो सीधा सा उपकरण एलसी दोलित्र का हम इसका उपयोग करते हैं। अब रेडियो तरंगों का उपयोग हम कहां करते हैं? एलसी दोलित्र तो उत्पत्ति का उपकरण है, लेकिन रेडियो तरंगों का उपयोग कहां होता है? तो रेडियो तरंगों का उपयोग की अगर हम बात करते हैं तो जैसे रेडियो हुआ, टेलीविजन हुआ, रडार हुए, मोबाइल हुए, इन सब के अंदर
किसका उपयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और अगर हम इनकी आवृत्ति परास की बात करते हैं तो इनकी आवृत्ति परास 500 किलो हर्ट्ज से, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, 500 किलो हर्ट्ज से 1000 मेगा हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 500 किलो हर्ट्ज से 1000 मेगा हर्ट्ज तक इनकी आवृत्ति परास होती है। ठीक है, तो अब यहां पर हम इनकी आवृत्ति परासों के आधार पर 3 भागों में डिवाइड करते हैं रेडियो तरंगों को। तो समझिएगा 3 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लेते हैं AM। AM क्या है? AM को जब हम बोलते हैं तो A का मतलब होता है एम्पलीट्यूड, और M का मतलब होता है मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड का हिंदी में वर्ड होता है आयाम, और मॉड्यूलेशन का मतलब होता है मॉडुलन। तो यानी यहां पर जब हम AM की बात करते हैं तो AM का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वास्तव में है क्या, या ये क्या चीज है? हम ये कहते हैं कि आयाम को कम या ज्यादा करना, जो रेडियो तरंगे हैं उनके आयाम को कम या ज्यादा करना, उनमें परिवर्तन करना आयाम मॉड्यूलन कहलाता है। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए जो तरंगे काम में ली जाती हैं, जिन तरंगों का उपयोग किया जाता है, उन तरंगों की जो परास होती है वो 530 किलो हर्ट्ज से, अब ये चीजें याद रखनी पड़ेगी हमें, 530 किलो हर्ट्ज से 1710 किलो हर्ट्ज तक होती है। किसकी? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। 530 किलो हर्ट्ज से 1710 किलो हर्ट्ज तक की यहां पर इन तरंगों की परास होती है। इसके बाद में सेकंड हम लेते हैं यहां फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या लेते हैं यहां पर हम? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में हम? आवृत्ति मॉडुलन। यानी अब यहां पर आप किसके अंदर परिवर्तन करने वाले हैं? आवृत्ति के अंदर परिवर्तन करने वाले हैं। यानी जिन तरंगों की आवृत्ति में परिवर्तन होता है वो आवृत्ति मॉडुलन के अंतर्गत आती है। और यहां पर रेडियो बैंड की जो परास है, रेडियो तरंगों की जो परास है, वो कहां से कहां तक होती है? वो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक होती है। ये इसकी आवृत्ति परास होती है, रेंज होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं सिंपल सा, FM, AM, MW। अगर आपने ट्रांजिस्टर सुना हो कभी, कार में जाते हैं तो कार में हम FM चलाते हैं, तो FM क्या है? FM वही है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आप क्या करते हो? FM को किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हो, जैसे 92.5, 97.5, 99.4, ये सब क्या है? ये फ्रीक्वेंसीज हैं। इन पर आपको अलग अलग उस पर FM1, FM2, FM3 अलग अलग जगह के प्रोग्राम्स आपको सुनाई देते हैं। लेकिन ये कब सुनाई देते हैं? जब आप उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर रहे हैं। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि आवृत्ति मॉड्यूलेशन एक ही तरह का नहीं होता, चैनलों के हिसाब से आवृत्तियों में परिवर्तन किया जाता है, आवृत्तियों को बांटा जाता है। तो जो रेडियो तरंगों की FM परास होती है वो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक होती है। आपका जो FM चैनल है वो इस हर्ट्ज के बीच में ही चलेगा, इसके आगे पीछे नहीं चलेगा। ठीक है, तीसरा जो आता है, तीसरा हम बात करते हैं यहां, ये हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा हो गया आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यहां पर हम ये कहते हैं कि भाई रेडियो तरंगे टेलीविजन में भी काम में आती है। तो टेलीविजन के रूप में जिन रेडियो तरंगों का हम उपयोग करते हैं उनकी जो आवृत्ति है वो 54, टेलीविजन के रूप में जो हम लेते हैं तो वो है आपकी 54 मेगाहर्ट्ज से, कहां से है? 54 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज के मध्य होती है। यह आपकी टेलीविजन के लिए होती है। किसके लिए होती है? आपकी टेलीविजन के लिए। इसके बाद में सेल्यूलर फोन में भी रेडियो तरंगे काम करती है। तो सेल्यूलर फोन में जो रेडियो तरंगे हम काम में लेते हैं वो 840 मेगाहर्ट्ज से, ये सेल्यूलर फोन, ये सब याद रखने पड़ेंगे बेटा, 840 मेगाहर्ट्ज से
35 मेगाहर्ट्ज के मध्य होती है। तो ये इस तरह से आपकी रेडियो तरंगों का हम उपयोग करते हैं। इनका जनन कहां से होता है? LC दोलित्र से इनका जनन होता है। इसके अलावा त्वरित आवेशों के कारण भी ये उत्पन्न होती हैं। तो पहली तरंग कौन सी आ गई आपकी? रेडियो तरंग। ठीक है, अब सेकंड रेडियो, इसी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की जो दूसरी तरंग है, वो दूसरी तरंग है आपकी सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव्स। सूक्ष्म तरंगे, इसको हम कहते हैं माइक्रोवेव्स। ओके, अब ये माइक्रोवेव्स होती क्या है? सब चीजें छोड़ दो, घरों के अंदर माइक्रोवेव ओवन काम में आता है, तो उन माइक्रोवेव ओवंस के अंदर जो तरंगे काम में आती है वो माइक्रोवेव्स कहलाती हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं। घरों के अंदर कई जो बेकरीज होती हैं, वहाँ शॉप्स में वहाँ माइक्रो ओवन लगा हुआ होता है, माइक्रोवेव लगा हुआ होता है। तो माइक्रोवेव्स के अंदर जो तरंगे काम में आती हैं वो सूक्ष्म तरंगे होती हैं। माइक्रोवेव का मतलब सूक्ष्म तरंगे। तो यहाँ पर जब हम माइक्रोवेव्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये जो तरंगे हैं ये रेडियो तरंगों के सापेक्ष सूक्ष्म होती हैं। यानी तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति की अगर हम बात करें तो आवृत्ति का मान जो होता है वो रेडियो तरंगों से इसका कम होता है, पहली चीज। दूसरी चीज हम ये कहते हैं कि इन तरंगों की जब हम तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं तो इनकी तरंगदैर्घ्य 0.3 मीटर से, जब हम तरंगदैर्घ्य की बात कर रहे हैं तो जो इनकी तरंगदैर्घ्य होती है वो तरंगदैर्घ्य 0.3 मीटर से 10⁻³ मीटर के मध्य होती है। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जब हम सूक्ष्म तरंगों की बात कर रहे हैं तो सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य 0.3 मीटर से 10⁻³ मीटर के मध्य होती है। और अगर हम आवृत्ति की बात करते हैं तो इनकी जो आवृत्ति है वो 10⁹ हर्ट्ज से 3 × 10⁻11 हर्ट्ज के मध्य होती है। ये इनकी आवृत्ति होती है सूक्ष्म तरंगों की। ठीक है, तो अब यहां पर हम ये कहते हैं कि जब सूक्ष्म तरंगों को हम कह रहे हैं तो सूक्ष्म तरंगें जो होती हैं वो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यानी अति उच्च आवृत्ति वाली तरंगें होती हैं। UHF क्या होती है? ये UHF का मतलब हो गया आपका अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, यानी ये अति उच्च आवृत्ति वाली तरंगें कहलाती हैं। जब हम इनके उत्पादन की बात करते हैं तो इनका उत्पादन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मैग्नेट्रॉन, क्लिस्ट्रॉन, ये जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, MSc MPhil करेंगे तो वहां पर आपको मैग्नेट्रॉन, क्लिस्ट्रॉन इस तरह के उपकरण दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे। तो इनका उत्पादन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हम किसको काम में लेते हैं? मैग्नेट्रॉन को काम में लेते हैं, क्लिस्ट्रॉन को काम में लेते हैं। तो इनकी सहायता से हम सूक्ष्म तरंगों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, रेडियो तरंगों का उत्पादन किससे किया था? LC दोलित्र से। सूक्ष्म तरंगों का उत्पादन किससे कर रहे हैं? मैग्नेट्रॉन और क्लिस्ट्रॉन से। ये चीजें ध्यान रखनी है हमें। ठीक है, अब यहां पर हम ये कहते हैं कि इन तरंगों का उपयोग वायुयान में रडार संबंधी, जो रडार्स होते हैं वहां से माइक्रोवेव्स छोड़ी जाती हैं। तो रडार्स क्या करते हैं? वायुयान को संचालित करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं, उसे नेविगेशन बताते हैं, दिशा बताते हैं। तो वायुयान संचार के रडार में, उपग्रह संचार में भी माइक्रोवेव्स का उपयोग किया जाता है। घरों के अंदर जो माइक्रोवेव ओवन काम करते हैं उसके अंदर भी माइक्रोवेव्स का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा परमाणुवीय और आणविक संरचनाओं को ज्ञात करने में भी माइक्रोवेव्स का उपयोग किया जाता है। तो आपको इनके उपयोग याद रखने हैं। एग्जाम के अंदर मैक्सिममली इनके उपयोग पूछे जाते हैं कि कौन सी तरंग किस उपयोग में काम में आती है। ठीक है, तो ये आपकी माइक्रोवेव हो गई। तो इस माइक्रोवेव के बाद में अब जो तीसरी तरंग हमारी आती है, पहली रेडियो तरंग हो गई, दूसरी माइक्रोवेव्स हो गई, तीसरी हम लेते हैं अवरक्त तरंगें। अवरक्त तरंगें, अवरक्त तरंगों को हम बोलते हैं इंफ्रारेड वेव्स। क्या बोलते हैं इनको? इंफ्रारेड वेव्स। अब जब हम इंफ्रारेड वेव्स की बात करते हैं तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज कि उच्च तापीय सतहों से ये तरंगें उत्सर्जित होती हैं। जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं ये उच्च तापीय सतह से उत्सर्जित होती हैं।
यानी अगर किसी सतह को अत्यधिक ताप दे दिया जाए, अत्यधिक गर्म कर दिया जाए, तो उस सतह से जो तरंगें उत्सर्जित होंगी वो तरंगें अवरक्त तरंगें कहलाती है। अवरक्त का मतलब लाल एकदम। और कोई भी चीज लाल कब होती है? जब वो तप्त हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो यहां पर जब हम अवरक्त तरंगों की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इन तरंगों का या इन किरणों का जो स्पेक्ट्रम होता है वो 1 मीटर से 700 नैनोमीटर के मध्य होता है। यानी जो इनकी तरंग धैर्य है, जो इनकी तरंग धैर्य है, तरंग धैर्य 1 मीटर से 700 नैनोमीटर के मध्य होती है। ठीक है, तो यहां पर इन स्पेक्ट्रम में जो इनकी तरंग धैर्य होती है वो 1 मीटर से 700 नैनोमीटर के मध्य होती है। ये जो तरंगें होती है ये गर्म वस्तुओं के अणुओं द्वारा उत्सर्जित होती हैं तथा अधिकांश पदार्थों द्वारा अवशोषित की जाती हैं। अब अगर हम इनके उपयोग की बात करते हैं कि इनका उपयोग किस में किया जाता है, तो हम ये कहते हैं इनका उपयोग काय चिकित्सा में। काय चिकित्सा मतलब स्किन डिजीज, जैसे कई बार कोई स्किन डिजीज हो जाती है, कोई पार्ट खराब हो जाता है तो उसको जलाने में, उसे नष्ट करने में, या कीमियोथेरेपी, जैसे कैंसर के रोगी होते हैं उनकी कीमियोथेरेपी की जाती है तो वहां पर गर्म रेडिएशंस डाले जाते हैं, तो काय चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इंफ्रारेड फोटोग्राफी, यानी रात के समय अंधेरे में जो फोटोज खींचे जाते हैं उसे हम इंफ्रारेड फोटोग्राफी कहते हैं, तो वो इंफ्रारेड फोटोग्राफी में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कंपन स्पेक्ट्रोग्राफी में भी इनका उपयोग किया जाता है। कंपन स्पेक्ट्रोग्राफी का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ की आंतरिक संरचना ज्ञात करने के लिए कंपायमान किया जाता है उस पदार्थ को। कंपायमान करने से उस पदार्थ की जो परतें होती है वो ऊंची नीची होती है और इससे उन परतों की संख्या हमें काउंट हो जाती है। तो कुल मिलाकर इंफ्रारेड जो होती हैं उनका उपयोग इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा कंप्लीट। इसके बाद हम फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ है आपका दृश्य तरंगें, जिसे हम कहते हैं विजिबल व्यूज। इसको क्या बोलते हैं? विजिबल व्यूज। अब दृश्य तरंगें होती क्या है, पहले हम इसको समझेंगे। दृश्य तरंगों का मतलब ऐसे वो होता है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का यह क्षेत्र मानव नेत्र द्वारा संसूचित किया जा सकता है। यानी स्पेक्ट्रम के इस भाग को मानव नेत्र देख सकते हैं, इसीलिए इनको कौन सी तरंगे बोला जाता है? इनको दृश्य तरंगे बोला जाता है। जब हम इनकी तरंग धैर्य परास की बात करते हैं तो इनकी जो तरंग धैर्य परास होती है वो 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के मध्य होती है। कितनी होती है? 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के मध्य होती है इनकी जो तरंग धैर्य परास होती है। 380 नैनोमीटर की जो तरंग धैर्य है वो बैंगनी रंग की होती है और जो 780 नैनोमीटर की तरंग धैर्य है वो लाल रंग की होती है। ठीक है, ये वाली तो जो है वो बैंगनी रंग और ये जो है वो लाल रंग, क्योंकि हम क्या जानते हैं? सबसे ज्यादा तरंग धैर्य रेड कलर की और उस सबसे कम बैंगनी रंग की। तो जो एक स्पेक्ट्रम बनता है उसमें जो 380 नैनोमीटर तरंग धैर्य वाली किरण है या रंग है वो बैंगनी रंग की तरंग होती है और जो 780 वाला है वो लाल रंग की तरंग होती है। ठीक है, मानव नेत्र की जो संवेदनशीलता है वो संवेदनशीलता सदैव पीले रंग के लिए होती है। किसके लिए होती है? पीले रंग के लिए। तो मानव नेत्र जो होते हैं वो पीले रंग के लिए संवेदनशील होते हैं। ये हमने चैप्टर 11 में भी पढ़ा है कि मानव नेत्र की जो संवेदनशीलता है वो पीले रंग के लिए सर्वाधिक होती है। ठीक है, अब जैसे प्रकाश की अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश गर्म वस्तुओं जैसे प्रकाश बल्ब, तंतुओं आदि से भी उत्सर्जित होता है। प्रकाश बल्ब लगा दिए, कोई भी गर्म वस्तु है तो वहां से भी क्या उत्सर्जित होते हैं? प्रकाश उत्सर्जित होते हैं। तो ये सब किसके क्षेत्र हैं? ये सब दृश्य प्रकाश के क्षेत्र हैं। यानी ऐसा प्रकाश जो मानव नेत्र द्वारा संसूचित किया जा सकता है उसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम आते हैं पराबैंगनी प्रकाश पर। 5th नंबर पे है आपका पराबैंगनी प्रकाश। इसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट व्यूज।
पराबैंगनी, ये भी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का ही एक भाग है, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, पराबैंगनी प्रकाश की बात करें तो इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 1 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर के मध्य होती है। 1 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर के मध्य होती है। पराबैंगनी जो प्रकाश होता है इसका मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य। सूर्य से पराबैंगनी प्रकाश पृथ्वी तक आता है, लेकिन पराबैंगनी प्रकाश की जो विकिरणें होती है ये हमारे लिए हानिकारक होती है, ये त्वचा को जला देती है। तो इसको रोकने के लिए वायुमंडल में एक परत है, ओजोन परत। ये ओजोन परत क्या करती है? उस पराबैंगनी प्रकाश को रोककर हमारी उससे रक्षा करती है। लेकिन इन दिनों धीरे धीरे उस ओजोन परत का भी क्षरण हो रहा है, क्योंकि एसी, रेफ्रिजरेटर, इनसे निकलने वाली जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मुख्य कारण है उस ओजोन परत के क्षरण का। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि पराबैंगनी प्रकाश जो है वो सूर्य से प्राप्त होता है, या सूर्य उसका एक मुख्य स्रोत है, और ये त्वचा को झुलसाने वाला होता है। ठीक है, इसकी रक्षा, सूर्य से जब ये प्रकाश आता है तो ओजोन परत इससे हमारी रक्षा करती है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, ये क्या करती हैं? ये क्या करती हैं? उस ओजोन परत को क्षरित करने का काम कर रही है, क्षरण करने का काम कर रही है। फलस्वरूप क्या होता है कि इससे पर्यावरण, व्यक्ति, मनुष्य, इन सब के लिए खतरा उत्पन्न होता जा रहा है। ठीक है, अब पराबैंगनी किरणों का उपयोग कहाँ होता है? पराबैंगनी किरणों का उपयोग, जैसे आपके घरों के अंदर वाटर प्यूरिफायर लगे हुए होते हैं, उस पर यूवी लिखा रहता है। यूवी, आपने कभी गौर नहीं किया हो तो देखिएगा, यूवी लिखा रहता है। तो यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट। तो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणों का उपयोग जल के जीवाणुओं, कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से इसका उपयोग है। वेधशालाएं हैं, तो वेधशालाओं में भी जो लैसिक प्रणाली होती है, लैसिक प्रणाली मतलब जो लेजर ऑपरेशन होते हैं आंखों के, उसमें भी पराबैंगनी किरणों का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये आपकी पराबैंगनी किरणें कंप्लीट है। इसके बाद में मतलब इन सब में उपयोग है, इनके उपयोग है, आवृत्ति है, और ये उत्पन्न कैसे होती है वो है। मतलब इसमें और कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कोई बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो। बस हमें इनकी आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य याद रखनी है, इनके उपयोग याद करने हैं, और इनका उत्पन्न होने का कारण याद रखना है। अब हम आते हैं एक्स किरणों पर, जो इस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का छठा भाग है, एक्स किरण। हम कहते हैं कि जो एक्स किरण का तरंग दैर्घ्य परास होता है वो 1 mm से 10⁻³ mm के मध्य होता है। 1 mm से 10⁻³ mm के मध्य इन तरंग दैर्घ्यों का परास होता है। इनका जो उत्पादन होता है वो उच्च इलेक्ट्रॉनों के पुंज की, जैसे इलेक्ट्रॉन पुंज की हमने क्या करी? धात्विक लक्ष्य पर बौछार करी। तो जब हम धात्विक लक्ष्य पर उच्च इलेक्ट्रॉन पुंज की बौछार करते हैं तो उन बौछारों के दौरान जो किरणें मुक्त होती है, जो किरणें उत्पन्न होती हैं, उन किरणों को हम एक्स किरणें कहते हैं। एक्स किरणों का मुख्य उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, और साथ ही साथ इनका उपयोग क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने में भी किया जाता है। तो हमें उपयोग तो याद रखने क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आती है आपकी गामा किरणें। इसके बाद में आती हैं आपकी गामा रेज, गामा किरणें। गामा किरणें होती क्या हैं? हम ये कहते हैं कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इनकी उच्च आवृत्ति क्षेत्र की तरंगें होती हैं, यानी इनकी आवृत्ति अत्यधिक होती है, बहुत उच्च होती है। ठीक है, जब हम इनकी तरंग दैर्घ्य परास की बात करते हैं तो इनकी तरंग दैर्घ्य परास 10⁻10 मीटर से 10⁻14 मीटर के मध्य होती है। कितनी होती है? 10⁻10 मीटर से 10⁻14 मीटर के मध्य, या उससे भी कम होती है। अल्फा क्षय की प्रक्रिया हुई। अल्फा क्षय की प्रक्रिया मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अल्फा निकल गया। बीटा क्षय की प्रक्रिया हुई, बीटा निकल गया। तो अल्फा क्षय या बीटा क्षय की प्रक्रिया में जब नाभिक उत्तेजित अवस्था में आता है तो ये गामा किरणों को उत्सर्जित करते हैं। इसको ऐसे समझेंगे हम, चैप्टर 14 में मैंने आपको बताया था कि यहां पर से इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था से उत्तेजित होता है और कहां पहुंचता है? उत्तेजित अवस्था में, उच्च अवस्थाओं में। और जब उच्च से वापस मूल में आता है तो ये किस किरणों का उत्सर्जन करता है? गामा किरणों का। तो नाभिक जब अपनी उत्तेजित अवस्था में चला जाता है तो उत्तेजित अवस्था से जब वो मूल अवस्था में आता है तो वो अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन गामा किरणों के रूप में करता है। गामा किरणों का जो उपयोग है, गामा किरणों का उपयोग भी कैंसर की चिकित्सा में किया जाता है। ये जीवित ऊतकों को भी ठीक करता है। जीवित ऊतकों में मतलब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि
उसके अंदर जो अगर कोई ऐसे उत्तक हैं शरीर के अंदर जो हानि पहुंचाते हैं तो उन्हें भी यह नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब यहां पर हम ये कहते हैं कि ठीक है, हमने 7 प्रकार की तरंगें हमने पढ़ी, तो अब इन 7 प्रकार की तरंगों का जो कई बार क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है कि आप इन 7 तरंगों को तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में या आवृत्ति के घटते हुए क्रम में जमाइए। तो अगर मैं तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम लेता हूं तो यहां पर हम ये कहते हैं तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में। कौन सा क्रम ले रहे हैं यहां पर हम? तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम। अब इस तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में हमारे पास कितनी तरंगें हैं? 7 तरंगें। 7 तरंगों में सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है आपकी रेडियो तरंगों की। किसकी होती है? रेडियो तरंगों की सबसे ज्यादा। फिर रेडियो तरंगों के बाद में हम आते हैं सूक्ष्म तरंगों पर। ठीक है, सूक्ष्म तरंगों के बाद में हम आते हैं अवरक्त तरंगों पर। अवरक्त तरंगें हो गई। ठीक है, अब अवरक्त तरंगों के बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर आती है दृश्य किरणें। दृश्य किरणों के बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर आती है पराबैंगनी। पराबैंगनी के बाद में एक्स, और एक्स के बाद में गामा। ये तो हुई तरंग दैर्ध्य। और जैसे ही तुम आवृत्ति के रूप में आओगे तो आवृत्ति तरंग दैर्ध्य की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती है, तो जस्ट इसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। उल्टा ऑर्डर होने से मतलब पहले गामा आ जाएगी, फिर एक्स आ जाएगी, फिर पराबैंगनी आ जाएगी, फिर दृश्य, फिर अवरक्त, फिर सूक्ष्म और रेडियो। तो ये आवृत्ति के रूप में। तो कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है, आपको 3 या 4 तरंगें दे दी जाएगी और 3 या 4 तरंगें देकर आपसे कहा जाएगा कि इन्हें आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के बढ़ते अथवा घटते रूप में जमाइए। तो फिर उस कंडीशन में आपको इसे आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के घटते या बढ़ते रूप में जमाना पड़ेगा। तो ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम था जो आज हमने पढ़ा। इसमें अलग अलग हमने तरंगें पढ़ी, इनके उपयोग पढ़े, इनके उत्पादन का कारण पढ़ा, इनकी आवृत्ति पढ़ी। ठीक है, इनके उपयोग पढ़े। तो एग्जाम के अंदर जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इनके उपयोग के बारे में ही पूछे जाते हैं। तो ठीक है बेटा, यहाँ तक पढ़िएगा और कोई भी डाउट हो तो फिर उसे डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू।